Hello to all of you. Myself Neha, and today we are continuing with chapter number 1, Desree's baby. In the earlier video lecture, we have read that Desiree is an abundant child, and it was brought up by a couple, a childless couple. And what happened to the Desiree's life? We have seen that Desiree later on married to a person, Armand Aubigny, और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, we will gonna see this. Madame Walmonde had not seen Desiree's baby, Desiree and the baby for 4 weeks. Madame Walmonde, जो Desiree की मदर है, उन्होंने Desiree को और उसकी बेबी को almost 4 months से नहीं देखा था. And when she reached the Loebre, she shuddered at the first sight of it. और जब Madame Walmonde लॉएब्री पहुंचती हैं तो शी शडर्ड, वो बहुत शिवर करती हैं उस बेबी को देखने के बाद. देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन दैट बेबी, जो उस बच्चे के अंदर कुछ अनयूजुअल था, और उस अनयूजुअल चीज़ को देखकर दैट लेडी शडर्ड, वो शडर्ड करती है. शी ऑलमोस्ट शिवर एट द लुक ऑफ दैट बेबी. एट द फर्स्ट साइट ऑफ इट शी सॉ, एट द फर्स्ट साइट ऑफ इट शी ऑलवेज डेड इट. और अक्सर ऐसा होता था कि मैडम वॉलमॉन्डे जब उस पैलेस में पहुंचती थी तो वो इसी तरह का रिएक्शन दिया करती थी. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज इन दैट पैलेस एंड इट वाज अ सैड लुकिंग पैलेस. वो जगह बिल्कुल सैड लुकिंग थी, which for so many years had not known the gentle presence of mistress. And this is because of that कि जो मिस्ट्रेस थी जो यहाँ इस पैलेस की, वो काफ़ी समय से इस पैलेस में नहीं थी. एंड Old Monsieur Aubigny, having married and buried his wife in France, और जो ओल्ड मॉन्शर ऑल्बिग्नी थे, यानी कि जो अर्मंड के फादर थे, उनकी वाइफ जो है उसकी डेथ फ्रांस में हो चुकी थी और ऑल्बिग्नी ने उनको वहीं पर बरिड कर दिया था. एंड नो वन इज लिविंग देयर, नो मैच्योर लेडी इज लिविंग इन दैट पैलेस, एंड शी हैविंग लव्ड हर ओन लैंड टू वेल एवर टू लीव इट. और शायद जो मिसेस मॉन्शर थी, उनको अपनी फ्रांस के घर से ज़्यादा लगाव था. दैट इज़ वाई शी डजंट जॉइन हेयर हर फैमिली. एंड द रूफ केम डाउन. अब उस घर का डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि एक बहुत ग्लूमी सा डिस्क्रिप्शन है इस घर का. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट हाउस. द रूफ केम डाउन स्टीप एंड ब्लैक लाइक अ काउ. इस घर की दीवारें बहुत ज़्यादा स्टीप थी, बहुत ज़्यादा शीर थी, और उसके बाद इनकी शेप थी एक काउल की तरह. काउल इज़ अ हैट विच इज़ यूजली वोर बाय द सेंट्स जो होते हैं उनके द्वारा. काउल जो है एक अलग तरह की हैट होती है जो पहनी जाती है. तो दीज वॉल्स आर वेरी स्टीप्स एंड दे वर वेरी डीप लाइक अ काउल, reaching out beyond the wide galleries and that encircled the yellow skirt house. Big solemn oak grew. इस घर की वॉल्स का डिस्क्रिप्शन की बात है. यहाँ पर जो पेंट था वो बहुत येलोइश कलर का स्काउट पेंट था, और जो बड़े बड़े ओक ट्री थे, सोलम का मतलब होता है मैच्योर ट्रीज, जो बड़े बड़े ओक ट्री थे वो वहां पर लगे हुए थे. एंड मैडम grew close to it, and their thick leaf, far-reaching branches shadowed it like a pall. और इन बड़े बड़े बहुत मैच्योर से दिखने वाले ओक ट्रीज की जो लीव्स थी, दे वर फार रीचिंग ब्राइट, शैडोड इट लाइक अ पाल. उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस वहाँ ऐसे नज़र आती थी जैसे कोई फ्रेंड जो है, पाल का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कोई फ्रेंड जो है वो वहाँ खड़ा हो. यंग ऑबिग्नीज रूल वॉज अ स्ट्रिक्ट वन. यंग ऑबिग्नीज रेफर टू द अर्मंड. यंग ऑबिग्नी जो है वो अर्मंड के लिए रेफर हुआ है. अर्मंड के फादर जो थे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट अर्मंड वाज क्वाइट अ स्ट्रिक्ट पर्सन. सो द यंग ऑबिग्नीज रूल वाज स्ट्रिक्ट, यानी कि अर्मंड का जो रूल था उस घर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. एंड अंडर दिस निग्रोइज हैड फॉरगॉटन हाउ टू बी हैप्पी. और उसके रूल के अंदर जितने भी निग्रोस थे, निग्रो इज रेफर टू द ब्लैक पीपल. अर्मंड के घर में या जितना भी हमारा यूरोपियन कल्चर है, वहाँ पर जो ब्लैक या अफ्रीकी लोग जो होते थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो बिलोंग करते थे, उनको एज ए स्लेव रखा जाता था. और इन स्लेव्स के लिए अर्मंड के रूल जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड ही डजंट लाइक दैम, वो उन्हें पसंद भी नहीं करता है. सो हिज निग्रो हैड फॉरगॉटन हाउ टू बी हैप्पी. तो अर्मंड के रूल में इन निग्रोस जो हैं ये कम्प्लीटली भूल चुके थे कि कैसे हैप्पी या खुश रहा जाए.
as they had been during the old master's easy-going and indulgent lifetime. Indulgent का मतलब होता है, okay? इंडल्जेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ही केयर फ्री हो, जिसके अंदर ज़्यादा रूल या रेगुलेशन ना हो. सो जो मैंने आपको बताया कि यंग ऑबिग्नी था, यानी कि अर्मंड था, उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे. अगर कंपेयर टू हिज फादर, अगर हम उसके फादर्स के रूल से उनको कंपेयर करें तो हिज फादर वॉज क्वाइट इंडल्जेंट. वो लोगों को हैप्पी रहने देते थे एंड ही वॉज नॉट सो स्ट्रिक्ट. The young mother was recovering slowly and lay full length in her soft white muslin laces upon the couch. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से डिज़ायरी के ऊपर जो है फोकस आ गया है. द यंग मदर इज रेफर टू डिज़ायरी. डिज़ायरी वॉज रिकवरिंग स्लोली. डिज़ायरी जो है वो अपनी हेल्थ को धीरे धीरे रिकवर कर रही थी. ले फुल लेंथ इन हर सॉफ्ट वाइट मुस्लिन, और वो अपने सॉफ्ट वाइट मुस्लिन जो है एक कपड़े का नाम है, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी. और वो जो उसका काउच था वो बहुत ब्यूटीफुल था, उस पर लेसेस लगी हुई थी एंड द काउच वाज कम्प्लीटली ब्यूटीफुल, जिस पर वो बैठी या लेटी हुई थी. द बेबी वाज बिसाइड हर अपॉन हर आर्म्स. और जो छोटा बेबी था डिज़ायरी का, it was also lying before her, उसका बच्चा उसके साथ था. and where she had fallen asleep, जो वहाँ पर सोया हुआ था. at her breast the yellow nurse woman sat beside them fanning herself. और उनके साथ में एक येलो कलर नर्स का मतलब है अ पर्सन whose complexion is little bit yellow. एक ऐसा पर्सन जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा येलो हो. शी वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर, वो वहाँ बैठी हुई थी एंड शी वॉज फैनिंग हरसेल्फ. और वो डिज़ायरी को और उसके बेबी को जो है वो फैन कर रही थी. मैडम वॉलमॉडे बेंट हर पॉटली फिगर ओवर डिज़ायरी एंड किस्ड हर. पॉटली का मतलब होता है फैटी. सो मिसेस वॉलमॉडे या मैडम वॉलमॉडे जो है वो अपनी हैवी और पॉटली या फैटी फिगर से डिज़ायरी के ऊपर बेंट होती हैं, झुकती हैं एंड देन शी किस्ड हर. उसके बाद वो डिज़ायरी को किस करती हैं. होल्डिंग हर एन इंस्टेंट टेंडरली इन हर आर्म्स and then she turned to the child and after kiss डिज़ायरी को किस करने के बाद वो उस बच्चे की तरफ मूव करती हैं. इट इज़ नॉट द बेबी. और जैसे ही वो उस बच्चे को, उस बेबी को देखती हैं, उनके मुंह से सडनली कुछ नहीं निकलता है. इट इज़ नॉट द बेबी. शी एक्सक्लेम इन अ स्टार्टल्ड टोन. स्टार्टल का मतलब है सरप्राइजिंग टोन. और जैसे ही शी हैपन्स टू सी दैट बेबी, उनके मुंह से एक सरप्राइजिंग टोन निकलता है, एक आश्चर्य की आवाज़ निकलती है कि दिस इज़ नॉट द बेबी, कि ये बच्चा नहीं हो सकता है. एंड फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज स्पोकन इन द वॉलमॉडे इन दोज डेज. फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो उन दिनों वॉलमॉडे हाउस में बोली जाती थी. सो द मोस्ट द पीपल ऑफ हु लिव इन वॉलमॉडे हाउस यूज टू स्पीक फ्रेंच. जो ज़्यादातर लोग वॉलमॉडे हाउस में रहा करते थे वो फ्रेंच जो है वो बोला करते थे. Fine. Then I knew you would be astonished, laughed डिज़ायरी. डिज़ायरी ने हंसते हुए कहा कि मैं जानती थी कि आप एस्टोनिश होगे, आप हैरान होगे. उसने अपनी मदर को कहा कि आई न्यू दैट यू वुड बी एस्टोनिश, कि आप ये देखकर हैरान होगे. क्या देखकर? बच्चे को देखकर हैरान होगे, क्योंकि उस बेबी का लुक जो था वो काफ़ी स्ट्रेंज था. एट द वे ही वॉज ग्रोन, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चा ग्रो अप हो रहा था. बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि डिज़ायरी जो थी उसका कॉम्प्लेक्शन वाइट था, उसके हस्बैंड का कॉम्प्लेक्शन वाइट था और वो जो बेबी था दैट वाज स्लाइटली ब्लैकिश. वो बच्चा जो था वो थोड़ा सा ब्लैकिश था, निग्रो शेड में था वो बच्चा. सो दैट इज वो वही चीज़ थी जो डिज़ायरी की मदर को समझ में नहीं आ रही थी एंड शी वॉज लिटिल बिट एस्टोनिश्ड एट दैट, और वो उस चीज़ पर हैरान थी. एट द वे ही हैज़ ग्रोन द लिटिल कोकुंडिलेट. लिटिल कोकुंडिलेट का मतलब होता है, कोकुंडिलेट इज यूज फॉर द पिगलेट. पिगलेट यानी कि जो पिग के बच्चे होते हैं उनको हम कोकुंडिलेट फ्रेंच में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हम पिगलेट बोलते हैं. द लिटिल कोकुंडिलेट लुक एट हिज लेग्स मामा, हिज हैंड्स एंड हिज फिंगर नेल्स. और अब डिज़ायरी जो है वो अपने बच्चे को सारे फीचर्स जो हैं एक एक करके अपनी मदर को शो करने लगती है. रियल फिंगर नेल्स. ज़ैड्रिन हैड कट देम दिस मॉर्निंग, इजंट इट ट्रू ज़ैड्रिन? और ज़ैड्रिन जो वहाँ का एक सर्वेंट है उसका नाम ज़ैड्रिन है. और ज़ैड्रिन के बारे में डिज़ायरी बोलती है कि पहले तो वो उस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को शो कर रही है, उसके लेग्स को,
उसके फिंगर नेल्स को, उसके हाथों को वो अपनी मदर को दिखा रही है एंड शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है, बट साथ ही में वो उसके फिंगर नेल्स को दिखाती है और उसके नेल्स को कट करने की बात करती है जिसे ज़ैड्रिन ने आज मॉर्निंग में ही कट किया है। द वुमेन बोर्ड हर टर्बन हैड, ज़ैड्रिन कौन है? सर्वेंट है, एक वुमेन सर्वेंट है, और जैसे ही ज़ैड्रिन ये सुनती है वो अपना बोर्ड हेड, जो अपने हेड को बो करती है, झुकाती है, जिसके ऊपर एक टर्बन बनी हुई है, टर्बन मीन्स पगड़ी बनी हुई है, उस सर को वो झुकाती है इन अ वेरी मेजेस्टिक वे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो अपने सर को बो करती है, झुकाती है। मैसी मैडम, और उसके बाद वो आंसर देती है ऑफ कोर्स मैम। मैसी इज ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है ऑफ कोर्स, और वो आंसर देती है। एट द वे शी क्राइज, अब दोबारा से डिजायरी बोलती है इस चीज को, एंड द वे ही क्राइज वेंट ऑन डिजायरी is the deafening. Armand heard him the other day as far away as the La Benche's cabin. और अब उस बच्चे के रोने के ऊपर डिजायरी जो है एक कमेंट करती है, एंड द वे ही क्राइज, और जिस तरीके से अपनी मदर को बता रही है, पहले उसके बॉडी फीचर्स के बारे में बताया डिजायरी ने अपनी मदर को, अब उसके बाद वो उसके क्राई करने की हैबिट के बारे में बता रही है कि जब ये बच्चा रोता है तो इट्स ऑलमोस्ट डिफीनिंग, वो इतना ही तेज रोता है कि शायद वो उसके कानों को बहरा कर दे, और he cries very loudly. And Armand heard him the other day as far away the La Blanche's cabin. और शायद आर्मंड कौन है? डिजायरी का हस्बैंड है और इस बच्चे का फादर है, शायद उसकी आवाज आर्मंड तक पहुंचती होगी, जो कि ला ब्लांचे कैबिन में है। ला ब्लांचे कैबिन इसी घर का एक दूसरा कैबिन है, जो जहाँ से आर्मंड जो है अपने काम को देखता है, तो शायद वहीं से वो इसकी आवाज को सुनता होगा, और उसको सुनकर जो है इसकी आवाज़ जो है बहुत डिफीनिंग है, यानी कि कानों को बहरा कर देने वाली है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। मैडम वॉलमॉन्टे हैड नेवर रिमूव्ड हर आईज फ्रॉम द चाइल्ड। मैडम वॉलमॉन्टे डिजायरी की बातें सुनती जा रही थी, बट शी वॉज नॉट एबल टू कीप हर आईज ऑफ फ्रॉम द बेबी। बट इतना होने के बाद भी मैडम वॉलमॉन्टे जो है वो अपनी आईज को उस बच्चे से हटा नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि हाउ दैट चाइल्ड कुड बी सो ब्लैकिश, कि ये बच्चा इतना ब्लैक, इतना निग्रो लुक में कैसे हो सकता है। और यही स्टोरी का मेन क्रक्स है, यही जो चीज़ है डिजायरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उसके सुसाइड के लिए। मैडम वॉलमॉन्टे हैड नेवर रिमूव्ड हर आईज फ्रॉम द चाइल्ड। मैडम वॉलमॉन्टे ने अपनी आंखें उस बच्चे से हटाई ही नहीं थी। एंड शी लिफ्टेड इट एंड वॉक्ड विद इट ओवर टू द विंडो। और उसके बाद मैडम वॉलमॉन्टे यहाँ पर रुकती नहीं है, शी कीप एग्जामिनिंग द बेबी, अभी भी वो बेबी को चेक करती जा रही है, और वो बेबी को उठाकर शी वॉक्ड इट ओवर द विंडो, वो विंडो के पास लेकर जाती हैं, एंड वॉज लाइटेड एंड दैट वॉज लाइटेस्ट, और वो विंडो जो थी वो थोड़ी चमकदार थी, विंडो के पास रोशनी थी, दैट इज व्हाई शी कैरी द बेबी टुवर्ड द विंडो। ओके, शी स्कैन द बेबी नैरोली। अब उसके बाद वो बेबी को स्कैन करना शुरू करती है। स्कैन मतलब उसको अच्छे से जज करती हैं, अच्छे से उसको थॉरोली देखती हैं, एंड देन लुक्ड एट सर्चिंगली, और उसके बाद वो उसको सर्च करती है। स्कैन करना या सर्च करना सेम, मतलब उसको वो जज करती हैं एट ज़ैड्रिन, और उसके बाद बच्चे को चेक करते हुए वो ज़ैड्रिन को भी सर्च करती है। ज़ैड्रिन कौन है? जो वहाँ पर कीपर है, जो सर्वेंट है, वो उसको भी सर्च करती है। Whose face was turned to gaze across the field. और ज़ैड्रिन जो उस समय बाहर फील्ड्स की तरफ देख रहा है, तो जो डिजायरी की मदर है वो एक बार बच्चे को चेक कर रही हैं, बच्चे को देख रही हैं, और दूसरी बार वो कीपर को, जो वो निग्रो लेडी जो खड़ी हुई है ज़ैड्रिन, वो उसके फीचर्स को चेक कर रही है। मीन्स दैट लेडी इज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ ज़ैड्रिन एंड दैट बेबी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मैडम वॉलमॉन्टे स्कैन्ड द बेबी thoroughly and then looked searchingly at Zadrin. What was she looking for? Next question उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है कि मैडम वॉलमॉन्टे स्कैन द बेबी। स्कैन करने का मतलब होता है किसी भी चीज को थॉरोली देखना, चेक करना, इज कॉल्ड स्कैनिंग। तो मैडम वॉलमॉन्टे उस बेबी को स्कैन कर रही थी, एंड द बेबी थॉरोली एंड देन लुक सर्चिंगली एट ज़ैड्रिन। एक बार वो बेबी को स्कैन करती थी और उसके बाद वो ज़ैड्रिन को, उसके फीचर्स को जो है चेक करने लगती थी। What was she looking for? तो क्या कर रही थी मैडम वॉलमॉन्टे इन दोनों के फीचर्स को देखने के बाद?
तो इन दोनों के फीचर्स को देखने के बाद दैट लेडी इज कॉन्स्टेंटली trying to compare the color and feature of these two creatures. वो इन दोनों creatures के कलर को और इनकी कॉम्प्लेक्शन को या फीचर्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बेबी सर्टनली अपनी मदर या फादर से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था एंड दैट बेबी इज स्लाइटली लुकिंग लाइक अ निग्रो, और ये बच्चे के जो फीचर्स थे वो एक निग्रो की तरह नजर आ रहे थे। तो मिसेस वॉलमॉन्टे जो है वो उन फीचर्स को एक निग्रो, क्योंकि जितने भी वहाँ पर सर्वेंट्स थे दे वर ऑल निग्रोज ना, तो उनके साथ वो कंपेयर करके उनकी सिमिलैरिटी को चेक कर रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यस द चाइल्ड हैज सर्टेनली ग्रोन, हैज सर्टेनली चेंज्ड। अब मिसेस वॉलमॉन्टे ने डिजायरी को समझाते हुए कहा कि बच्चा, क्योंकि जो डिजायरी का बच्चा है, यस द चाइल्ड हैज सर्टेनली ग्रोन, कि जब वो बच्चा सर्टेनली धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, निश्चित रूप से वो ग्रोन होगा, एंड सर्टेनली चेंज, और बड़ा होने के बाद वो डेफिनेटली जो है उसके फीचर्स और कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। सैड मैडम वॉलमॉन्टे, ये बात मैडम वॉलमॉन्टे ने कही स्लोली, धीरे से, एंड शी रिप्लेस्ड बिसाइड द मदर व्हाट दिस अरमान सेड, और उसके बाद मैडम वॉलमॉन्टे ने उस बच्चे को मदर के पास जो है यानी कि डिजायरी के पास लेटा दिया। एंड व्हाट डज द अरमान से, और उसके बाद मैडम वॉलमॉन्टे का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डज द अरमान से। अरमान कौन है? अरमान ऑबिग्नी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप नामों को अच्छे से याद करें, समझें। तो अरमान ऑबिग्नी जो है वो फादर है इस बच्चे का और डिजायरी का हस्बैंड है। तो अरमान ऑबिग्नी, तो मैडम वॉलमॉन्टे जानना चाहती थी कि अरमान ऑबिग्नी का यानी कि डिजायरी के हस्बैंड का क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है इस बेबी को लेकर। सो डिजायरीज फेस बिकम्स फ्यूज्ड विद ग्लो दैट वाज हैप्पीनेस इटसेल्फ। और जैसे ही अरमान का नाम आता है तो डिजायरी का फेस जो है इट बिकम्स फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब होता है ओवरफ्लो होना। किसी चीज से जब हमारा फेस किसी इमोशन से जब हमारा फेस भर जाता है दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड। वो इमोशन हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं और ग्लूम के या दुख के भी हो सकते हैं। जब कोई इमोशंस या कोई भाव हमारे फेस पर प्रोमिनेंटली आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड होना, ओवरफ्लो होना। अब यहाँ पर डिजायरी के फेस पर किस चीज का ओवरफ्लो होता है? डिजायरीज फेस बिकम्स फ्यूज्ड विद द ग्लो। अब डिजायरी के फेस पर अरमान का नाम आते ही अ काइंड ऑफ ग्लो जो है वो फ्यूज होने लगती है, उसके फेस पर एक ग्लो आती है अरमान का नाम सुनने के बाद, एंड दैट वाज हैप्पीनेस इटसेल्फ। और ये जो फीलिंग है ये एक हैप्पीनेस की फीलिंग है। ओ अरमान इज द प्राउडेस्ट फादर इन द पैरिश। अब डिजायरी बोलती है कि अरमान जो है वो शायद एक सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट फादर होगा एट द बर्थ ऑफ दैट बेबी बॉय, एंड आई बिलीव चीफली बिकॉज इट इज अ बॉय। और क्यों वो इतना प्राउडेस्ट है? क्योंकि शायद ये जो बच्चा है ये एक बेटा है। टू बियर हिज नेम, ताकि, और बेटा किस लिए है? ताकि वो अरमान के नाम को बियर कर पाएगा, आगे पहुंच जा पाएगा। एंड दो ही सेज नॉट, he would have loved a girl as well, but I know it. उसने कहा क्योंकि ये एक बेटा है और बेटा जो है वो अरमान के नाम को आगे ले जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अरमान जो है वो ज़्यादा खुश है, हालांकि वो इस चीज़ के लिए मना करता है। बट आई न्यू दैट, डिजायरी ने कहा बट आई न्यू दैट के रियल रीज़न यही है कि अरमान खुश है। आई नो ही सेज दैट टू प्लीज मी। अब हालांकि अरमान डिजायरी को ये बात बार बार कहता है कि अगर ये बेटी होती तो भी वो इतना खुश होता, बट डिजायरी को इस चीज़ का पूरा पता है कि अरमान ज़्यादा हैप्पी इसलिए है कि ये एक बेटा है, ठीक है। ही सेज दैट टू प्लीज मी, और डिजायरी इस चीज़ को भी मानती है कि अरमान सिर्फ कि वो बेटी होती और वो ज़्यादा खुश होता, वो सिर्फ डिजायरी को प्लीज करने के लिए बोलता है, उसे खुश करने के लिए बोलता है। एंड मामा, she added, drawing Madam Valmonte's hat down to her, और उसके बाद she added drawing Madam Valmonte's hat down to her, उसके बाद वो अपनी मदर से फिर बात करने लगती है, and speaking in a whisper, और उसके बाद इन दोनों मदर और डॉटर की जो बात होती है वो एक विस्परिंग साउंड में होती है। विस्परिंग बहुत धीरे की साउंड में, खुसफुसाहट जो होती है दैट इज कॉल्ड विस्परिंग, और इसी साउंड में दे स्टार्ट टॉकिंग। He has not punished one of them, not one of them since a boy is born.
अब यहाँ पर वन ऑफ देम जो है वो यूज हुआ है निग्रो के लिए। निग्रोज जो पीपल हु बिलोंग्स टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड निग्रोज। अब यहाँ निग्रोज क्या है, यहाँ पर अरमान की करेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि अरमान जो है वो निग्रोज को हेट करता है। अरमान को अफ्रीका के ये ब्लैक लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, ही जस्ट हेट दैम। और इस बच्चे के जन्म के बाद अरमान के नेचर में एक चेंज आता है, और वो चेंज क्या है, ही हैज नॉट पनिश वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम सिंस बेबी इज बॉर्न। तो उसने आज तक भी अरमान ने उन निग्रोज को पनिश नहीं किया जब से इस बेबी का जन्म हुआ है। इवन निग्रोलियन हु प्रिटेंडेड टू हैव ब्रंट हिज लेग दैट ही माइट रेस्ट फ्रॉम द वर्क, only he laughed and said Negrolian was a great scam. अब यहाँ पे एक इंसिडेंस है एक पर्सन का जिसका नाम है निग्रोलियन। निग्रोलियन एक स्लेव है जो अरमान के घर में काम करता है, who pretend to have burnt his leg। और निग्रोलियन जो है अपने आप को काम से बचाने के लिए प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड मीन बहाना करता है दैट ही हैड ब्रंट हिज लेग, कि उसके पैर में जो है चोट लग गई है, उसका पैर जो है वो जल गया है और इसीलिए उसे वर्क से ऑफ चाहिए, एक दिन का ऑफ चाहिए। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। कौन? अरमान हंसने लग जाता है। अरमान जिसका नेचर एक बहुत ही क्रूअल मास्टर का था, नाउ ही स्टार्ट लाफिंग एट द एक्सक्यूजेस गिवन बाय हिज सर्वेंट। अब वो अपने सर्वेंट्स जो उसके सर्वेंट्स है जब वो उसको एक्सक्यूज देते हैं, स्टार्टेड लाफिंग एट देम। द निग्रोलियन वाज अ ग्रेट स्कैम, और स्कैम का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी मिस्चीवियस, एक ऐसा पर्सन जो बहुत शैतान हो उसको हम स्कैम बोलते हैं। सो हो मामा आई एम सो हैप्पी इट्स फ्राइटन्स मी। और इसके बाद डिज़ायरी जो है इस चेंज को देखकर, इस पूरे बिहेवियरल चेंज को देखकर जो अरमान के बिहेवियर में है, शी इज़ क्वाइट हैप्पी एट दैट। ओके, दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आप सभी को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, सारे वर्ड मीनिंग, सारा जो कॉन्सेप्ट है इस लेसन का। दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। टिल देन, सी यू एंड गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।